This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके थर्ड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई पोल के रिजल्ट की। पिछली क्लास का जो पोल रिजल्ट था वो कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में टोटल आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन 2 सवालों के जिन बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं उनके नाम है प्रियंका और सोनू जी के नाम से, जो ज्वाइन हुए थे पिछली क्लास में। उसके बाद है हिमांशु, शबनम, आरुषि, नैना, विनेश, काजल, खुशी और निशा और प्रियांशु। ठीक है, तो पिछली क्लास में प्रियांशु ने भी आंसर दिया था। और बस यही थे वो बच्चे जिन्होंने अपने आंसर दिए थे। बाकी बच्चे अपना अपना रिजल्ट जो है वो ग्रुप में, जो मैंने लिस्ट भेजी है, पोल रिजल्ट भेजा है, उसमें देख सकते हो। ठीक है, और सबकी टाइमिंग भी अच्छी थी। कुछ एक बच्चों की टाइमिंग नहीं थी अच्छी, बाकी सभी की बिल्कुल अच्छी थी। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि पोल रिजल्ट जो है वो काफी और ज्यादा बेटर आज की क्लास में हो सके। स्क्रीन नहीं नजर आ रही क्या? आ रही है। हाँ ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, जो है चैप्टर का टॉपिक जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। पहले इसका रिवीजन करेंगे, पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसका छोटा सा रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो कैसे दिखते हैं, उनमें क्या क्या खास चीजें होनी चाहिए, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। ठीक है, तो इसके नाम में ही इसकी सारी चीजें छुपी हुई थी। सबसे पहली चीज, जब भी आप किसी इक्वेशन को देखो, किसी समीकरण को देखो, तो उसमें कैसे पता लगाएं भाई कि वो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में कि नहीं है। तो हमने खुद से बस 3 सवाल पूछने होते थे। पहला सवाल हम ये पूछते थे कि जो भी चीज आपको लिख करके दी गई है, क्या वो एक समीकरण है। ठीक है, पहली चीज तो हम ये पूछते थे कि जो भी लिखा है भाई वो समीकरण भी है कि नहीं है, वो एक इक्वेशन भी है या नहीं है। तो इसका जवाब अगर हमें मिल जाता था हाँ कि वो एक इक्वेशन है, तो फिर हम पूछते थे दूसरा सवाल कि अब ये जो इक्वेशन है इसमें जो है वो चर कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं। ठीक है, पहला सवाल कि जो लिखा है क्या वो समीकरण है, क्या वो इक्वेशन है। अगर हाँ जवाब मिलता है तो फिर हम अगला सवाल पूछेंगे कि ये जो भी इक्वेशन समीकरण है इसमें चर जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो कितने हैं। ठीक है, अभी देखो अभी स्क्रीन रुक गई होगी, अभी कभी इसको पता नहीं क्या हो, मतलब बिल्कुल ही नहीं दिख रही क्या? रुको मैं फिर से शेयर करती हूँ। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं दिख रही होगी उनको दिख जाएगी, और जिनको दिख रही थी उनको तो बिल्कुल दिख जाएगी, बिल्कुल। ठीक है, हाँ अभी देखो, अभी नजर आई खुशी? मैम आ गई। हाँ मैम आ गई। चलो ठीक है, और तीसरा सवाल पूछेंगे कि ये जो हमारे पास जो भी ये समीकरण है, जो भी इक्वेशन है, क्या वो रैखिक है। रैखिक मतलब लीनियर, और इसका मतलब होता है जिसकी घात में सिर्फ एक हो। ठीक है, एक से बड़ी घात नहीं होनी चाहिए। तो बस ये 3 सवाल जब हमने पूछे और अगर हमें इसका जवाब जो है वो हाँ मिलता गया, तो हम बोलेंगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, पहला सवाल कि वो समीकरण हो, दूसरा सवाल उसमें 2 चर हो, तीसरा सवाल कि वो रैखिक हो, लीनियर हो। और ये होता है उसका मानक रूप। मतलब किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को लिखोगे तो वो उसका मानक रूप ऐसे लिखा जाता है। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने चर दिख रहे हैं, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। मैम फिर से बताना। स्क्रीन नहीं आ रही अभी भी? यस मैम। रुको, बाकी बच्चों को दिख रही है क्या, बताओ। मैम दिख रही है। ठीक है, आखिरी बार शेयर कर रही हूँ। अगर अभी भी नजर नहीं आएगी तो इसका मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। ठीक है, उसको फिर आप ठीक करोगे तो फिर आ जाएगी। मैम फिर से बताना एक बार। हाँ फिर से बताती हूँ। पहली चीज हम सीख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, और ये है उसका मानक रूप। तो 3 सवाल पूछने होते हैं। पहली चीज कि जो भी चीज लिखी गई है क्या वो समीकरण है, क्या ये समीकरण है। हमने कहा हाँ ये समीकरण है, क्योंकि इसके पास लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी, और बराबर का निशान भी है बीच में। फिर हमने पूछना होता है कि जो ये समीकरण अभी हमें दिख रहा है इसके पास कितने चर है, कितने वेरिएबल है। हमें पता है कि चर और वेरिएबल इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको कहते हैं, ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, दूसरा सवाल पूछ लिया कितने चर हैं, अगर 2 चर हुए तो काम चल जाएगा। फिर कहते हैं कि रैखिक, ये रैखिक भी होना चाहिए, मतलब इसकी जो घात है वो सबसे बड़ी 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा सवाल था कि ये जो चीज यहाँ पे लिखी है इसमें आपको कितने चर दिख रहे हैं।
मैम 3। 3। और बताओ, और किसी को? नहीं मैम मैम 5। 5। ठीक है, और किसी को? बताओ बताओ फटाफट से, सोचो सोचो। मैम ये ए और बी भी बतानी है, सी। नहीं, अब वो आपके ऊपर है। मैंने बस सवाल पूछा कितने चर दिख रहे हैं, उसका आंसर अब आपकी मर्जी है, जो आपने जिसको भी गिनना है गिन लो। इससे ठीक। तो है। हाँ ठीक है, देखो अभी बच्चों का आंसर आया 5, तो बच्चों ने कहा कि ए एक्स मतलब 2 यहां पर, 2 यहां पर, 1 इसके आगे, 5 हो गए, है ना। लेकिन इसीलिए कभी भी जब आप अपने समीकरण का मानक रूप लिखोगे, बस या इतना लिख करके इसको जो है वो रुक नहीं जाना है, क्योंकि ये आधा है। पूरा कब होगा? पूरा ये तब होगा जब आप इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दोगे। पूरी इंफॉर्मेशन क्या है भाई? तो पूरी इंफॉर्मेशन ये है कि मानक रूप जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0, जहां पर ए बी और सी क्या है? संख्याएं हैं। तो अब ए भी संख्या निकली, बी भी संख्या निकली और सी भी संख्या निकली। अब बताओ कितने चर हैं? 2। 2। 2। कौन कौन? एक्स मैम और एक्स और वाई। एक्स और वाई, बिल्कुल ठीक, एक्स और वाई। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो चीज यहाँ पे लिखी थी ये समीकरण भी थी, और इसमें जो चर थे वो 2 थे। कौन कौन थे? एक्स और वाई थे। एबीसी चर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें लिख के दिया है ना, यहाँ पे लिखा है, देखो एबीसी तो संख्याएं हैं, तो इसलिए 2 चर भी हो गए, समीकरण भी हो गया, और ये रैखिक भी है। तो हम कहेंगे ये जो चीज यहाँ लिखी गई है ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी सीखा था भाई। तो अभी क्वेश्चन आगे आगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। स्क्रीन ही रुक जाती है बार बार। ठीक है, चलो। तो अभी हम क्या करेंगे? एक सवाल करेंगे, उस सवाल में आपने क्या करना है, तो पहले उस जैसा सवाल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 5 बराबर है 10x माइनस का 5y। आपने इसके मानक रूप में लिखना है, इसको इसके मानक रूप में लिख के मुझे बताओ। मानक रूप वही था जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया था। हाँ बोलो। मैम 10x माइनस 5y माइनस 5 ठीक है, लेकिन आधा बोला, यस मैम यही है। आधा बराबर बोला, 0। बराबर बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, बराबर ठीक 0। है। बराबर। सबसे पहले इन्होंने हमें एक समीकरण लिख के दिया और हमें बोला कि इस समीकरण को इसके मानक रूप में लिख के दिखाओ, मतलब कि इसके जनरल फॉर्म में लिख के बताओ। वो ये होता है, किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो ये है, ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर है 0। तो इसका मतलब हमें जो है ये सारी की सारी चीजें बराबर है कि एक तरफ रखनी है, दोनों दोनों तरफ कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखो तो बराबर की तरफ 5 भी है और दूसरी तरफ ये है, तो हम क्या कोशिश करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि 5 को यहां से उठा करके एक ही तरफ को लिखा जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से जो है वो 5 को उठाया। जब 5 को उठाया तो 5 की जगह पे कुछ तो बचेगा ना, क्या बचेगा? मैम 0। 0। तो 5 की जगह पे 0 लिख दिया, फिर बराबर का निशान, 10x ऐसे का ऐसा माइनस का 5y ऐसे का ऐसा, 5 इस तरफ जमा का है, बराबर है कि पार जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा। और अभी भी ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि मानक रूप ने कहा कि चीजें इधर होनी चाहिए, 0 उसके बाद होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हमने उठाया 10x को, 10x ऐसे का ऐसा माइनस का 5y ऐसे का ऐसा माइनस का 5 ऐसे का ऐसा बराबर है में 0। तो ये हमने इसको मानक रूप में लिख दिया। जो हमारी चीज थी, अगर मैं इसको बीच वाला इसको मिटा दूं, अगर मैं इसको पूरे को मिटा दूं, तो मैंने क्या किया, इस समीकरण को जो ऊपर लिखा गया है इस समीकरण में थोड़े से बदलाव किए, थोड़े से चेंजेस किए और इसको मानक में लिख लिया। ठीक है, मानक रूप में लिख लिया। तो अब यहां से कंपेयर करके आप मुझे ए बी सी की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं, मैम स्क्रीन नहीं आ रही। अभी तो चल रही है स्क्रीन। किस किस को नहीं दिख रही स्क्रीन? सभी को दिख रही है या फिर सभी को नहीं दिख रही? दिख रही है। दिख रही है मैम। मैम दिख रही है मैम। इशू क्यों हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैम a बराबर 10। मैम a बराबर 10 और b बराबर -5 और c बराबर -5। ठीक है, अभी देखो, अब स्क्रीन दिखी भाई जिसको नहीं दिख रही थी? यस मैम। ठीक है, a बराबर है 10,
बी बराबर है -5 और सी भी बराबर है -5, ये हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, ए की जगह पे 10 है, बी की जगह पे जो है वो आपका -5 है और सी की जगह पे भी -5 है। ठीक है, -5। चलो तो अभी ऐसा क्वेश्चन करेंगे पोल में, क्योंकि हमने पिछली क्लास में सीखा था, तो अभी हम जो है वो इसको ज्यादा वो नहीं करेंगे, मतलब ज्यादा नहीं सीखेंगे। अभी क्वेश्चन एक पोल में कर लेते हैं। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज तो नहीं आ रही आरुषि। अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो ये एक बस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें आपने अच्छे से इसको सॉल्व करना है। सवाल आपको दिया गया है कि -9 बराबर है 6x-8y। ठीक है, बराबर है 6x-8y, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको इसके मानक रूप में लिखिए, और मानक रूप में जब लिखोगे उसके बाद बताना कि c की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो इसको इसकी जनरल फॉर्म में लिखो और बताओ सी कितना आ रहा है। हाँ, जिसका भी आ चुका है वो पोल में आंसर दे दो। पोल ओपन हो चुका है, वहां जाके आंसर दे सकते हो। ओके, सभी कोशिश करेंगे। हाँ, सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, ठीक है ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया है शाबाश, बहुत। मेरी आवाज अब आ रही है? ठीक है। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। फिर एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करके देखो। फिर से मैं स्क्रीन को रीशेयर कर देती हूँ। कर दिया मैम। जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड। अभी देखो विनेश, मैम अब दिख रही है। ठीक है। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी तो मैंने शेयर किया, फिर भी नहीं दिख रही। हाँ मैम अब दिख रही। चलो ठीक है, तो अभी सॉल्व कर लो। चौदह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, जिनको पहले स्क्रीन नहीं दिख रही थी अभी दिख रही होगी। अभी अच्छे से देख लो भाई। सवाल फिर से बता देती हूँ आपको। सवाल दिया है -9 बराबर है 6x-8y। इसको मानक रूप में लिखेंगे और मानक रूप में लिखने के बाद सी की जो वैल्यू आएगी वो बताएंगे। ठीक है, सी की वैल्यू जो भी आएगी वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगी। जिसको जिसको भी मिल गई वो ऑप्शन में देख के आंसर दे के आओ। कर दिया मैम। जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी है 24 बच्चे। 24 में से 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से कर लो। चलो तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया कर लीजिए। ठीक है, सभी आंसर देंगे अपना। प्रियांशु, आपने पिछली क्लास में तो पोल में आंसर दे दिया था, आपका पोल का ऑप्शन चल पड़ा है क्या, बताओ अगर आपको मेरी आवाज आ रही है प्रियांशु। यस मैम। ठीक है, तो अभी आप भी पोल में आंसर देना। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं भाई 5 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं फटाफट से आगे। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी पोल सेक्शन में जा करके देख सकते हो और अपना आंसर आप सभी चैट में बता सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको इसके जनरल फॉर्म में लिखना था। मैम 9। ठीक है, मैम ए आएगा 9। ए नहीं आएगा 9 बेटा। देखो, सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखना है, तो इस 9 को यहां से हटा के उस तरफ भेजो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस के 9 को उठाया तो यहाँ पर बच गया 0, बराबर का निशान। 6x ऐसे का ऐसा, माइनस का 8y ऐसे का ऐसा, यहाँ पे 9 माइनस का था, बराबर है कि उस तरफ जब इसको भेजा तो ये जमा का हो गया है ना, ये ऐसा बन गया। अब फिर से इसको थोड़ा सा ठीक करो, तो 6x यहाँ पे ऐसे का ऐसा, माइनस का 8y ऐसे का ऐसा, जमा का 9 ऐसे का ऐसा और बराबर में 0, क्योंकि यही तो होता है मानक रूप। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0। अब इसको इससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे लिख लो ax जमा बी वाई जमा सी बराबर है 0। और जब इसकी आप तुलना करोगे, जब कंपैरिजन करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि a की जगह पे 6 है, b की जगह पे कितना है बताओ, -8। -8 है, और c की जगह पे कितना है, तो c की जगह पे 9 है। तो
हमसे सी की वैल्यू पूछी थी, तो हमने कहा सी की जगह पे जो है वो 9 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने एक एक समीकरण देखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सिर्फ एक ही समीकरण देखा। अब हम देखेंगे कि वो जोड़े में कैसे होते हैं, उनका जो युग्म बनेगा, उनका जो पेयर बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर मानक रूप किसका, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पहले सिर्फ एक ही समीकरण था, अब यहाँ पे कितने हैं, दो है। तो इसको इन्होंने कैसे लिखा, ऊपर वाले में लिखा है a1x जमा b1 बाई जमा c1 बराबर है, और नीचे वाले में लिखा है a2x b2 जमा b2y जमा c2 बराबर है 0। अब ये a1 a2 b1 b2 ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने, तो बिल्कुल सिंपल है। मान लो अगर क्या होता, अगर मैं यहाँ पर ये एक नहीं लिखती, ठीक है, और नीचे ये दो जो है वो नहीं लिखती, तो ये भी होता ax प्लस बी वाई प्लस सी, और नीचे वाला भी क्या होता ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0 बराबर है 0, क्योंकि एक दो तो मैंने हटा दिए। अब अगर मैं आपको बोलती कि बच्चों मुझे a की वैल्यू लिख के बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि a की वैल्यू तो लिखनी है, पर किसकी लिखूं, ऊपर वाले की कि नीचे वाले की। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऊपर वाले की कि नीचे वाले की। तो इसीलिए इन दोनों में फर्क करने के लिए हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिखा है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अब अगर मैं यहाँ पर आपको पूछूं कि a1 की वैल्यू बताओ, तो आप समझ जाओगे a1 लिखा है मतलब कि ऊपर वाले समीकरण का जो a है उसकी वैल्यू बतानी है। लेकिन अगर 1 2 होता ही नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहते कि भाई किस वाले a की वैल्यू बताओ। तो इसलिए यहाँ पे a1 b1 c1 लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल है, ताकि इनमें हम अंतर कर पाए, इसलिए ऐसा किया है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ क्यों यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिखा है? किसी को डाउट है तो भी पूछ लो। नो मैम, नो मैम, ये क्या है, युग्म है, नो मैम। ये पूरा का पूरा एक जोड़ा है। ठीक है, पेयर है। अब मैम एक बार बताओगे? हाँ, एक बार फिर से बताते हैं। देखो अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने एक रिवीजन क्वेश्चन किया और अब हम इसको यहाँ से हमने अभी शुरू किया है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो पीछे जो हमने सवाल पढ़े थे ऐसे वाले है ना, इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम सिर्फ एक एक ही समीकरण देख रहे थे। जैसे यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही समीकरण लिखा है ना, इनको हम देख रहे थे, इनका हम जो भी मानक रूप है वो लिख रहे थे। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, मतलब कि उनका जोड़ा। तो हमने बस देखा कि जो ये जोड़े होते हैं ये दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है, बस इतना ही देखा कि जो ये जोड़े हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, और यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्यों लिखा है, सिर्फ इतना, इसके अलावा भी कुछ नहीं सीखा। बताओ इसमें कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने पिछले क्लास में किया था ax जमा by जमा c, और हमने कहा था कि a और b को कभी भी 0 मत लेना। किस किस को ये चीज याद है कि हमने ऐसा लिखा था कि a और b जो संख्याएं हैं उनको कभी भी 0 मत लेना? तो सेम वो चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। यहाँ पर भी a1 a2 b1 b2 किसी को भी बच्चों 0 के बराबर मत लेना, क्योंकि अगर किसी को आपने 0 के बराबर लिख लिया ना तो फिर खत्म, फिर ये दो चरों वाला रहेगा ही नहीं, ये सिर्फ एक चर वाला बन के रह जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे के रखा है कि कैसे दिखते हैं ये। मानक रूप इनका ये होता है, और उदाहरण आपका ये है 3x जमा 2y माइनस 5 बराबर है 0, 2x माइनस 4y जमा 9 बराबर है 0। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये एक पेयर है, एक जोड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हमने देख लिया इसको, पीछे हमने जोड़ा देख लिया। अब यहाँ पे आपने बताना है कि कौन किसको आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा कहोगे और किसको नहीं कहोगे। तो सेम वही चीज है, सवाल वही 3 है, अभी भी सवाल आपके चेंज नहीं हुए। 3 सवाल खुद से पूछने हैं, क्या ये समीकरण है, क्या इसमें दो चर है, क्या ये रैखिक है? यस मैम। यस मैम। हम बोलेंगे हाँ ये क्या है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक जोड़ा है, एक पेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ भाई। नो मैम। क्यों? क्योंकि मैम इसमें सी की वैल्यू नहीं है। एक एक करके बोलो भाई, एक एक करके बोलो। मैम इसमें सी की वैल्यू नहीं है। ए की और बी की भी वैल्यू नहीं है। मैम सी की वैल्यू तो है इसमें। ए और बी की तो है, वो एक एक है ना।
तो देखो, जिसने C की नहीं। जो सवाल पूछा आंसर भी अभी मिल गया, बातों बातों में आंसर भी मिल गया। जिसने कहा सी की वैल्यू नहीं है तो एक आंसर आया कि सी की वैल्यू तो है। किसी ने कहा कि ए बी की वैल्यू नहीं है तो आंसर आया कि ए बी की वैल्यू भी है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर मैं एम के साथ, देखो हमें पता है कि जिसके साथ कोई नहीं होता ना उसके साथ हमेशा एक होता है, हमेशा। जिसके पास कुछ नहीं उसके पास हमेशा एक है। तो एम के पास यहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई संख्या नहीं है, लेकिन एम के पास भी 1 और एन के पास भी 1, इसके पास भी 1 और इसके पास भी 1। और रही बात सी की, तो बिल्कुल आप अगर हम इसको देखते तो देख के मैं भी बोलती कि सी की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन सी की वैल्यू है। कब सी की वैल्यू मिलेगी? जब आप इसको इसके मानक रूप में लिखोगे तब आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं इसको लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं एम जमा एन माइनस का 10 बराबर है 0, ठीक है। और नीचे वाले को लिख सकते हैं एम माइनस 6 बराबर माइनस 6 बराबर है 0। हाँ, अब बताओ अभी हाँ है जवाब कि ना है? यस मैम। यस, बिल्कुल। तो अभी ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म बन चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका बताओ। स्क्रीन ही रुक गई तो क्या बताओगे? रुको अभी, इसका बताओ। आ गया मैम है। मैम। नहीं है। नहीं है मैम। है तो क्यों है? नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है? मैम C के साथ कोई चर नहीं आता। मैम है। यस, ऐसा भी कह सकते हो क्योंकि सी की वैल्यू तो 10 है ना। तो यहाँ पे असल में हुआ क्या, ये समीकरण था, हाँ ये दोनों के दोनों, ऊपर वाली चीज भी समीकरण है, नीचे वाली चीज भी समीकरण है, दोनों इक्वेशंस हैं। क्या इनके पास चरों की संख्या 2 है? अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ वेरिएबल ढूंढो तो पहली इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं बताओ? 3 है। तो यहाँ पे तो चरों की संख्या 3 हो गई। तो अगर चर 3 आ गए तो हम इसको दो चर वाला कैसे बोले? तो इसलिए ये नहीं होगा। क्या कारण है इसमें? कारण ये है कि जो आपके पास, हाँ जो आपके पास समीकरण दिया गया है, इसमें एक समीकरण के पास चरों की संख्या 3 आ रही थी, इसलिए हम कहेंगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा नहीं है। ये 3 चर वाला समीकरण है, और ये बेशक 2 चर वाला समीकरण था, लेकिन ऊपर वाले में 3 थे तो जोड़ी नहीं बनी, है ना। जोड़ी तभी बनती है जब दोनों के पास दो दो चर हो, दोनों समीकरण हो और दोनों रैखिक हो। तो इसलिए यहाँ पे कारण क्या था? कारण यहाँ पे बन गया चर, वेरिएबल कारण बन गया, क्योंकि चर यहाँ पे हमें दिख गए 3, और अगर चर 3 है तो इसको दो चर वाला नहीं बोल सकते, इसलिए ये गलत है। किस किस को समझ आया कि मैंने इसे क्यों मना किया? सभी को क्लियर है? मैम। क्योंकि वेरिएबल 3 थे, चर 3 थे, ऊपर के पास एक्स वाई जेड, नीचे के पास सिर्फ एक्स और वाई। चलो तो अभी आगे देखते हैं, इसको बताओ। स्क्रीन रुक गई मैम। ठीक है, स्क्रीन रुक। हाँ अभी ठीक हो जाएगी। हाँ अभी चल तो रही है, ठीक है। चलो इसका बताओ। हाँ या यस मैम। नहीं है ये। नहीं। मैम रीजन? एक्स की 2 है और इसमें वाई की 2 आ गई। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, चर इसमें 2 थे एक्स वाई, इसमें भी 2 थे एक्स वाई, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, लेकिन भाई इनमें से कोई भी समीकरण रैखिक नहीं है। अब रैखिक का मतलब होता है लीनियर, और लीनियर का मतलब होता है कि सबसे बड़ी घात जो है वो एक हो, है ना। लेकिन अगर आप ऊपर वाली समीकरण में देखो तो ऊपर वाले समीकरण की सबसे बड़ी घात तो 2 है, क्योंकि x की घात 2 है। और नीचे वाले समीकरण में देखो तो नीचे वाले समीकरण की भी सबसे बड़ी घात 2 आ रही है, क्योंकि y की घात 2 है। और लीनियर कहता है, रैखिक कहता है कि घात में तो 1 होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो भी यहाँ पे लिखा गया है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है वो नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि घात की वजह से, इसकी वजह से, घात की वजह से। यहाँ पे जो पावर थी वो सबसे बड़ी जो है वो 1 के बराबर नहीं थी, वो तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो इन्होंने इस वाले नियम को मना कर दिया, मतलब पूरा नहीं कर पाए। इसलिए हमने कहा कि ये नहीं होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि ये रैखिक नहीं है। तो ऐसी 3 चीजें होती है, जब तक आपको तीनों की तीनों चीजें नहीं मिल जाती तब तक आप हाँ या ना कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारे पास पहले दो ऑप्शंस थे
वो करेक्ट थे, ठीक है। मतलब ये थे, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण थे। ये यहाँ पे दो चर समीकरण प्लस रैखिक, यहाँ पे भी दो चर समीकरण भी है और रैखिक भी है। यहाँ पे दो चर नहीं थे, यहाँ पे चर की वजह से, किसकी वजह से, चर की वजह से ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं बन पाए, क्योंकि चर तीन आ गए थे। और यहाँ पे किसकी वजह से नहीं बन पाए, तो घात की वजह से नहीं बन पाए, क्योंकि इनकी घात जो है वो दो आ रही थी। तो ठीक है, अभी आपने पहचानना अगर आपको आ गया तो वाई टाइप करो। अगर आप पोल में क्वेश्चन में पहचान सकते हो कि किसको बोलना है दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म जोड़ा और किसको नहीं बोलना है, तो वाई टाइप करो, तो हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। यस मैम। चलो ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, उससे मुझे भी पता चल जाएगा कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे डाउट में हैं। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों ये है, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, फिर आप सभी इसको डिसाइड करना। 4x जमहा 5y जमहा z बराबर है 0। ये z है, इसको कोई संख्या मत समझना भाई, ये z है, z फॉर जेब्रा। और अगला है 2x जमहा का 3y जमहा का 8 बराबर है 0। ठीक है, आपने बताना है कि क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आंसर पोल में देना है, पर पोल अभी के लिए नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पोल में मैंने दे दिए हैं 4 ऑप्शन और इस क्वेश्चन में तो 2 ही ऑप्शन है। तो अभी ऑप्शन मैंने ठीक कर दिए हैं, अभी आपको पोल नजर आएगा बस 2 मिनट में। चलो पहले तो देख लो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं। 3 सवाल पूछने होते हैं खुद से, वो 3 सवाल पूछो। पहला सवाल, हाँ जिन्होंने कर दिया वेरी गुड वेरी गुड। पहला सवाल, क्या ये समीकरण है। दूसरा सवाल, क्या इसमें दो चर है, ठीक है। और तीसरा सवाल, क्या ये रैखिक है। अगर तीनों के सवाल जवाब आपको हाँ मिलते हैं तो हाँ पे टिक करो। अगर एक भी कंडीशन इसने नहीं की सेटिस्फाई तो फिर मना कर दो। मैम कर 3 दिया। में से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 3 में से अगर कोई भी आपको लगता है, सुन लो पहले मेरी बात, 3 में से एक भी सवाल का जवाब अगर ना आ गया तो फिर आप कहोगे कि नहीं है। अगर तीनों के तीनों हाँ जवाब आ रहा है तब तो ठीक है। ठीक है, 16 कर दिया। ठीक है बेटा, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 23 स्टूडेंट्स हैं। अभी भी बहुत से बच्चों ने आंसर नहीं किया भाई, ऐसा क्यों है। धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है, 20 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े गलत भी हो गए हैं। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से आंसर करो, फटाफट से आंसर करो। बहुत इजी सवाल है, बस देखना है और आंसर देना है कि क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा है। अगर तो है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो, अगर तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करो, फिर वोट पे क्लिक करो, तो मुझे आपका आंसर मिल जाएगा। तो अभी करते हैं हम 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर दे देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। और देखो तो इतने ज्यादा गलत आंसर, ऐसा कैसे हो सकता है। मैम नहीं है। पूछा मैम करो नहीं। भाई। नहीं आएगा इसमें। ठीक है ठीक है, अभी के माइक ऑफ करो। पहले तो मेरी बात सुनो, अगर किसी को चीजें समझ नहीं आती तो पूछना है, ठीक है। नहीं आपको पता लगा क्या हुआ तो बोलो कि रिपीट करो, तो रिपीट करेंगे, बट पोल में गलत आंसर नहीं देना होता, ठीक है। तो अभी मैं नहीं बताऊंगी सही है कि गलत है, मैं बस आपको 3 सवाल बताऊंगी, आपने उत्तर देना है हाँ या ना। सबसे पहली चीज, क्या ये दोनों समीकरण है, इक्वेशन है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। क्या ये दोनों रैखिक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, पहला जो सवाल पूछा समीकरण होने का, दोनों का यस आया, ये भी समीकरण ये भी समीकरण। रैखिक का सवाल आया तो ये भी रैखिक ये भी रैखिक। अब रैखिक सुनो भाई होता क्या है। रैखिक मतलब इसकी घात और इसकी घात, इन चारों की जो घातें हैं वो एक होनी चाहिए, एक से बड़ी 2 3 4 5 या माइनस में किसी में नहीं होनी चाहिए, घात होनी चाहिए एक, जो कि सब में थी। तीसरा सवाल पूछूं, क्या इन दोनों के पास दो चर है। नो मैम। दो में नो मैम।
नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत हुआ भाई, चर की जब हमने बात की तो इसको हम कहेंगे कि नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला इक्वेशन पढ़ो ना, पहला समीकरण पढ़ो। पहला समीकरण था 4x जमा 5y, ठीक है, और उसके बाद जमा z बराबर है 0। और मैंने पहले ही कहा था इसको संख्या मत समझना, ये z है। तो इस वाले के पास जो है वो 3 चर आ गए थे, इसीलिए हम इनको 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो है वो नहीं कह सकते, क्योंकि 3 चर है। जब चर 3 है तो 2 चर कैसे बोलूं जब 2 है ही नहीं। इसके देखो, माना नीचे वाले के पास 2 थे, पर हम जब जोड़े की बात करते हैं ना तो दोनों के पास होने चाहिए। माना कि नीचे वाले के पास 2 चर है लेकिन ऊपर वाले के पास तो 3 आ गए ना, तो हम कहेंगे कि इन दोनों ने मिलकर के कोई जोड़ी नहीं बनाई। ये जो है वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बन सकते। ठीक है, 3 सवाल आपने पूछने होते हैं। समीकरण भी था, रैखिक भी था, लेकिन 2 चर नहीं थे। कितने चर थे? 3 थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि ये नहीं होंगे। अभी भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। किसी को अभी भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि 8 बच्चों का गलत हुआ है। मैम फिर से समझा दो। चलो फिर से समझते हैं। पहले तो मुझे बताओ, आपको समीकरण, रैखिक और चर, ये तीनों चीजें क्लियर है? बताओ समीकरण क्या होता है। जिन्होंने डाउट पूछा है वो भी बताएंगे कि समीकरण क्या होता है, क्योंकि पोल में ऐसे क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं ना, तो इससे अच्छे से सीखो। ठीक है, पहली चीज समीकरण, दूसरा चीज है रैखिक, और तीसरी चीज होती है चर। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे एक चीज लिखी थी, जैसे मैंने लिखा था 4x जमा में 5y जमा में z बराबर है 0, और दूसरी चीज मैंने लिखी थी 2x जमा में 3y जमा में 8 बराबर है 0। तो सवाल हमसे ये पूछा गया है कि ये जो मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं, ये दोनों मिलकर के क्या 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बना रहे हैं? मतलब ये जो जोड़ी है, क्या ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण की जोड़ी है? तो हमने कहा चेक करना पड़ेगा। ऐसे कैसे बताएं? चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने का पहला स्टेप है, देखो क्या ये समीकरण है। समीकरण कौन होते हैं? जिनके पास लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है और बीच में बराबर का निशान होता है। इसके पास भी थी, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये इसकी राइट हैंड साइड, ये बराबर का निशान इसके पास भी थी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और बीच में बराबर का निशान। ठीक है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन थी, क्या ये रैखिक है? रैखिक का मतलब कि जो आपने समीकरण लिख रखे हैं उनमें जो घात आ रही है चरों की, और किसी की नहीं, जो चरों की घात आ रही है वो एक है या नहीं है। एक से बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक से छोटी भी नहीं होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने अपना समीकरण देखा और हमें पता लग गया कि इसमें जो घात है x की भी 1, y की भी 1, इस x की भी 1 और इस y की भी 1, सभी की एक एक थी, तो रैखिक भी है, समीकरण भी है। ठीक है, रैखिक भी है। फिर करते हैं चरों की बात। तो सवाल पढ़ लो, क्या दिया गया समीकरण 2 चर वाला रैखिक समीकरण है? तो मतलब इसके पास जो चर होने चाहिए थे वो 2 होने चाहिए। लेकिन जब हमने अपना पहला समीकरण देखा तो पहले समीकरण में कितने चर हैं? एक x, दूसरा y, तीसरा z। तो यहाँ पे हमें जो है वो 3 चर मिल गए, पर हमें कितने चाहिए भाई? हमें तो सिर्फ 2 ही चाहिए। तो इसकी वजह से, इस z की वजह से हम इसको 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे चर जो है वो 3 आ गए x y z, जबकि हमें चर सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए। अब आप बोलोगे नीचे तो 2 थे, नीचे बेशक 2 थे, लेकिन जब जोड़ी की बात करते हैं तो दोनों में देखा जाता है। एक में भले ही नीचे वाला जो हमारे पास समीकरण है ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन ऊपर वाला नहीं था, तो ये पूरी की पूरी जोड़ी भी नहीं बन पाई। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं लिखूं 5, ध्यान से देखना भाई, पोल में क्वेश्चन आएगा फिर गलत मत करना। 5x² माइनस 4y माइनस 8 बराबर है 0, और यहाँ पर 9x माइनस 10 y² माइनस का 10 बराबर है 0। बताओ क्या ये दोनों 2 चर वाले रैखिक समीकरण है? इनकी सबसे बड़ी घात 2 है दोनों की, ठीक, एक की 2 और एक की y की 2।
ये समीकरण थे? हाँ थे। No, ma'am. इनके पास दो चर थे, इसके पास भी एक्स वाई, इसके पास भी एक्स वाई। लेकिन जब बात की रैखिक की, घात की जब बात की, तो इसके पास घात में 2 आ रहा है और इसके पास भी घात में 2 आ रहा है, जो नहीं चाहिए। अगर घात में 2 है तो फिर वो द्विघाती कहलाता है, फिर वो रैखिक नहीं कहलाता। ठीक है, तो इसलिए घात अगर आपको 1 से बड़ी दिख जाए तो भी मना करना है, चर अगर 2 से ज्यादा दिख जाए तो भी मना करना है। ठीक है, तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में। पिछले क्वेश्चन में जिनकी भी गलती हुई कोई बात नहीं, अभी आपके पास एक और मौका है इसी तरह का सवाल करने के लिए, इनकी पहचान करने के लिए। तो जो भी गलती पीछे हुई उसको अब मत दोहराना। ठीक है, 3 चीजें पूछ लेना भाई, समीकरण है देख लेना, कितने चर हैं वो देख लेना, घात कैसी है वो देख लेना। तो चलिए क्वेश्चन आप सभी के सामने आया ही नहीं अभी, स्क्रीन ही रुक गई है, तो इसको ठीक करते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुन लेना बिल्कुल। पहले मैं लिख लेती हूँ, पोल अभी नहीं आएगा। क्वेश्चन है 4x की घात 2 जमा 5y बराबर है 0 और 2x जमा 3y की घात 2 जमा 8 बराबर है 0। क्या इन दोनों ने मिलकर के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बनाया? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? अगर है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना, नहीं है तो बी पे टिक करना। लेकिन पोल अभी नहीं दिखेगा क्योंकि फिर से वही 4 ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, उनको मैं अभी 2 बना करके फिर पोल ओपन करूंगी। पर इस बार बिल्कुल ध्यान से कर लेना, क्योंकि इस बार अगर गलती हुई तो गलती सुधारने के लिए और क्वेश्चन पोल में नहीं है। ध्यान से देख लो, 3 सवाल खुद से पूछो। ओके, क्या ये समीकरण है? क्या ये रैखिक है? क्या इसके पास 2 चर है? सारे सवाल पूछो खुद से और फिर देखो क्या आंसर आ रहा है। दोनों को देखना है भाई, एक को मत देखना, दोनों को। ठीक है, हाँ सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, कर दिया मैंने। ओके भाई, जिनका भी हो चुका है बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी कोशिश करो। क्लास में हमारे पास जो है वो 24 बच्चे हैं। 24 में से 18 बच्चों ने आंसर दे दिया और 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। सोच लो, मैंने कही फटाफट। ओके, जिन्होंने कर लिया है भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, और जिन्होंने नहीं किया वो आराम से सोच लो फिर आंसर दो। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल सोच समझ के। ठीक है, ठीक है, बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो आंसर कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया। बाईस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे और रहते हैं, तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है प्लीज पोल में जाकर के अपना आंसर दे देना। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पोल में दिख रहा होगा। बताओ भाई अपना आंसर इस बार है या नहीं? ओके, फिर से ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ध्यान से अगर हम देखें तो ये समीकरण भी था, इसके पास 2 चर भी थे, फिर भी क्यों मना कर रहे हो? इसकी घात 2। ये रैखिक नहीं है, ये द्विघाती है, क्योंकि इसमें घात 2 है, पावर जो है वो इसकी 2 आ गई, तो इसको हम रैखिक नहीं कह सकते। और जब ये रैखिक ही नहीं है, जब इसकी घात ही 1 नहीं है, तो फिर इसको 2 चर वाला रैखिक समीकरण भी कैसे बोले? क्योंकि घात में 2 आ गया ना, घात में तो हमें हमेशा 1 चाहिए होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये रैखिक नहीं था। इस बार किसकी वजह से ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बन पाया? तो घात की वजह से, घात के कारण ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बन पाया, क्योंकि घात 2 थी, ये द्विघात बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी हमने सीखा कि क्या होता है भाई 2 चर वाला रैखिक समीकरण, और उसका जो जोड़ा होता है वो कैसा दिखता है। ये 2 चीजें हमने सीख ली, उसको पहचानना कैसे वो हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि जोड़े तो देख लिए कैसे कैसे दिखते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे पहचानना है, पर इनसे जुड़ा हुआ बहुत ही जरूरी टॉपिक है जो है इनका ग्राफ।
ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका ग्राफ बहुत जरूरी है, तो एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो एक सरल रेखा होता है, एक स्ट्रेट लाइन। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो जवान? कौन है इसका भाई, कौन है? ललित कुछ कह रहे हो आप? कुछ नहीं कह रहे, चलो ठीक है, बताओ फिर। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनका जब भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा बनेगा। चाहे वो रेखा ऐसे को बने, चाहे वो ऐसे को बने, चाहे वो ऐसे को बने, चाहे ऐसे को बने, जैसी मर्जी बने वो हमेशा सीधी बनेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका जो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं और आपका जो ग्राफ कैसा बन रहा है, आपका ग्राफ जो है वो ऐसा बन रहा है कि पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर आगे, फिर नीचे। तो ऐसा ग्राफ कभी नहीं बनेगा, हमेशा एक सीधी रेखा बनेगी बस। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ? इसको नोट कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपको। जब हमने रैखिक बहुपद पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि रैखिक जो चीजें होती हैं उनका जो ग्राफ बनता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक उदाहरण दे रखा है और आपको बोला है कि इसका आलेख खींचो। आपको यहाँ पे एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दे रखा है जिसका नाम है 2x जमा y बराबर है 8। इसका आपको ग्राफ खींचने के लिए बोल रहे हैं। तो हम सभी को पता है, पहले तो ग्राफ को अच्छे से देख लेते हैं। पिछली क्लास में भी सीखा था, पिछली क्लास में मतलब बहुपद में सीखा था ग्राफ को कैसे देखा जाता है। ग्राफ में दो रेखाएं होती है, एक होती है वर्टिकल जिसे कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर, और दूसरी रेखा होती है ऐसी लेटी हुई जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल और क्षैतिज। ठीक है, जो ऊपर की तरफ को है इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा, और जो इस तरफ को है इसको हम कहते हैं क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल रेखा। अब मुझे बताओ भाई, जो ऊपर की तरफ को मैंने रेखा बनाई ये कौन सा अक्ष है, कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्स कितना एक्सिस से कहा वाई है। ठीक है, कौन है ये? वाई है। जो ऊपर को जाती है, नीचे से ऊपर को, वो वाई होती है। और जो ऐसे लेटी होती है भाई हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हाँ ये वाई वाई डैश इसके नाम है ना। अक्ष की बात करूं तो वाई अक्ष है, ठीक है, और इसकी बात करूं तो लेटी हुई की तो ये एक्स अक्ष है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि ये होता है मूल बिंदु। अब मुझे बताओ, मूल बिंदु से अगर मैं राइट की तरफ को जाऊं तो जो एक्स अक्ष पे संख्या लिखी जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, 1 2 3 4 5, और इधर को आऊं तो नेगेटिव माइनस की। ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। अगर मैं मूल बिंदु से वाई अक्ष पर नीचे की तरफ को आऊं तो कैसी संख्याएं होंगी? माइनस। ठीक है, -1, -2 और -3। और वहीं अगर मैं क्या करूं, ऊपर की तरफ को जाऊं तो पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल। 1 2 3 4 5। तो अभी हमने अपना ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ में हमने जब बिंदु करने होते हैं, आलेखित करने होते हैं बिंदु, तो हमें जो है वो दो चीजें चाहिए होती है। एक हमें चाहिए होता है एक्स, दूसरा नहीं चल रही। वाई। यस मैम। हाँ, माइक ऑफ कर दो। आपने बोल दिया, फिर माइक ऑफ कर देगा एकदम से। ठीक है, चलो अभी बताओ। ठीक है, तो जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है हमें जो है वो दो चीजें चाहिए। एक हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक हमें वाई की वैल्यू चाहिए। और ये एक्स और वाई की वैल्यू मिलती कहाँ से? तो ये एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिलती है अपने समीकरण से। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी एक चर को फिक्स रखो और दूसरे की वैल्यू निकालो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से जो है वो डालती जाऊंगी और मुझे हल करने पर y की वैल्यू मिलती जाएगी। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप y की वैल्यू को जो है वो अपनी मर्जी से भरते रहो और आपको जो है वो x की वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। लेकिन y की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को निकालेंगे, x की वैल्यू को अपनी मर्जी से भरते जाएंगे। तो मैंने पहले x की जगह पे अगर मैं 0 लिखूं तो मुझे बताओ y कितना आएगा? एक। सोचो,
x यहाँ है, मैम 8 8 बोल रहे हो, मुझे सुनाई दिया 1। अगर 8 बोल रहे हो तो मैम सही। एक बार फिर समझाना। एक बार फिर समझते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इन्होंने एक समीकरण दे रखा है, वो समीकरण है 2x जमा y बराबर है 8, और हमें कह रहे हैं कि इसका ग्राफ खींचो। अब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक हमें x की वैल्यू चाहिए, एक हमें y की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने अपनी मर्जी से x की जगह पे 0 लिखा। अब जब x को 0 हमने लिखा है तो y की कुछ वैल्यू निकलेगी, तो वो निकालनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2 ऐसे का ऐसा रहेगा, x की जगह पे 0 लिखना है, 0 लिख दिया। y ऐसे का ऐसा बराबर में 8 ऐसे का ऐसा। 2 की गुणा जब 0 से करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसको लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, इसको लिखना जरूरी है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास y बच गया और बराबर में बच गया 8। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई y की, कितनी, y बराबर है 8। स्क्रीन ठीक है, हाँ बताओ, तो वैल्यू निकालनी आ गई, ये बताओ। यस किसी को अगर वैल्यू निकालने में दिक्कत है तो बताओ, किसी को अगर नहीं निकालनी आती है तो पूछ सकते हो। बस x की वैल्यू भरो ना और y की वैल्यू निकाल लो तो आ जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप x की जगह पे 2 रखो तो क्या आंसर आएगा, हम 2 x की जगह पे 2 रखने पर सभी का y 2 आ रहा है क्या, बताओ। यस मैम 2 आएगा। नो मैम 4 आएगा। ये आप हम बता दो 4 एक बार। आएगा। क्या बताना बेटा, ये वाला सॉल्व करके, हाँ इसको बताते हैं। यस मैम, चलो, y की वैल्यू y की वैल्यू 2 ऐसे का ऐसा लिखा, ठीक है। x की जगह पे अपनी मर्जी से 2 डाल रही हूँ, मुझे किसी ने बोला नहीं 2 लिखो, अपनी मर्जी चलाई मैंने और 2 लिखा, ठीक है। फिर जमा का निशान ऐसे का ऐसा, y की जगह पे कुछ नहीं लिखना, y ऐसे का ऐसा, 8 ऐसे का ऐसा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी आ जाएगा 4, जमा का निशान, y बराबर है में 8, ठीक है। अब इसको आगे को और सॉल्व करो तो y की वैल्यू निकालनी है, मतलब y को अकेला छोड़ना है। तो y को छोड़ दिया अकेला तो -4 8 उस तरफ था, है ना, और 4 यहाँ पे जमा का है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बताओ y कितना आ गया, 4 4। अभी अभी किसी को डाउट है, नो मैम चलो तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, y की वैल्यू आ जाएगी 4। जब x को 2 रखा तो y आ गया 4। अब x को अगर मैं 3 रखूं तो y कितना आएगा, हम 2 आएगा। ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 लिख दो, जमा का निशान, आगे y बराबर में 8, 0। फिर y को अकेला छोड़ो तो 8 माइनस 6, तो y कितना आ गया, y आ गया 2। x को 3 रखने पर y जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं x को 4 लिखूं तो 0 आएगा। तब 0 आएगा। x को अगर मैं 4 रखूं तो मेरा आंसर जो है वो y जो है वो 0 आएगा। मान लो मैंने यहाँ पे इसको 4 लिख दिया, 3 था यहाँ पे 4 लिख दिया, तो 4 दूनी 8 आ गया। 8 जमा y बराबर है 8, तो y अकेला छोड़ दो, 8 में से 8 माइनस हो गए तो y कितना आ गया, 0। अरे यार तो स्क्रीन ही रुक जाती है, यानी क्या इसको दिक्कत हो जाती है बार बार। ठीक है, रुको 1 मिनट 1 मिनट, पहले तो स्क्रीन को शेयर करवाते हैं अच्छे से। मुझे लगता है इसको एक अलग से पेज पे समझते हैं। देखो बहुत से बच्चों को डाउट क्योंकि रह रहा है। समीकरण क्या था, 2x जमा y बराबर है 8, ठीक है। ये हमारे पास एक समीकरण है, ये कह रहे हैं कि इसका ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ बनाने के लिए करना क्या होता है बच्चों, हमें बस x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है तो अभी हमने सीखा, फिर से सीख लेते हैं, ठीक है। जिनको भी डाउट है कोई बात नहीं, फिर से सीखो, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचो कि यही काम आएगा, इतने सारे चैप्टर है आगे, अभी सभी में काम आएगा ये, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चर में जो मान रखते हैं वो अपनी मर्जी का रखते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेते हैं, और दूसरे चर की वैल्यू हमें मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे 2x जमा y बराबर है 8 है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मर्जी से x को जो है वो 0 के बराबर लिखा, ठीक है। कितने के बराबर लिखा, तो मैंने x को जो है वो 0 के बराबर लिखा। अब अगर मैं x को 0 मान रही हूं तो इसमें x की वैल्यू भरो। ये मेरा समीकरण है, इस समीकरण में x को जो है वो 0 के बराबर रख के क्या उत्तर आएगा y का, वो मैंने निकालना है। तो ऐसे मैंने लिख लिया। ये समझ आया, ये मैंने क्या किया बताओ जरा, जिसको भी डाउट है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये समझ आया।
x की जगह पे 0 को भरा। क्यों भरा? अपनी मर्जी है, कुछ भी भरो, ठीक है। क्योंकि ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो इसको गुणा किया तो ये 0 आ गया, जमा y ऐसे का ऐसा बराबर में 8 ऐसे का ऐसा। अब y की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? 8, क्योंकि 0 का तो कुछ वजूद होता नहीं, 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो y कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x जब 0 था तो y तब कितना आया? 8 आया, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। x 0 तो नीचे उसके ठीक y की वैल्यू की 0, x को 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई वो उसके ठीक नीचे। अब अगली संख्या मैंने कही कि अगली संख्या जो मैंने लिखनी है x की जगह पर, वो जरूरी नहीं कि 1 लिखूं, मेरी मर्जी है, मैं x की जगह पे यहाँ पे सीधे 4 लिख सकती हूँ। तो मैंने जब x की जगह पे 4 लिखा तो y की वैल्यू कितनी आई? तो 4 दूनी 8 जमा y बराबर है 8। y को अकेला छोड़ो, 8 पहले से वहां पर था, यहां से 8 उठ के वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां से हमें वैल्यू मिल गई y की 0, ठीक है। तो जब मैंने x को 4 लिखा तब मुझे y की वैल्यू 0 मिली। अब आगे वैल्यू लिखो, मान लो मैंने कहा x की वैल्यू आप 3 ले लो, पर ऐसा करना नहीं है, पहले अगर 3 लेने तो 3 पहले लिखो, 4 बाद में लिखो, मतलब क्रम में चलना है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऑर्डर में चलना है। जब 3 ली, जब 4 ली थी तो 0 आया था, 3 लेते हैं तो कितना आएगा? तो फिर से वही चीज, x की जगह पे 3 लिख के सॉल्व कर लो। 2 6 जमा y बराबर है 8, y को अकेला छोड़ेंगे, 6 को उधर भेजेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा y कितने के बराबर? 2 के बराबर। 2 के बराबर। तो 3 रखने पर 2 आया, तो बस हो गया, ऐसे निकालते हैं। फिर आप आगे आगे वैल्यू भरते जाओ, आपको वैल्यूज जो है वो y की मिलती जाएंगी। अभी कोई डाउट किसी को भी? नो मैम। नो मैम। अंजलि, अंजलि आपको कोई डाउट है? नो मैम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, पहले से ही जो है वो इसकी वैल्यूज निकाल के रखी थी। स्क्रीन चलो, ये इसके यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज निकाल के रखी थी पहले ही। तो जब x को 4 रखा y 0 आया, जब x को 0 रखा y 8 आया, जब x को 1 रखा y 6 आया, जब x को 2 रखा 2 दूनी 4 तो y 4 आया, जब x को 3 रखा तो y जो है वो 2 आया, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, x और y की वैल्यू हमें मिल गई, अब हमने उसको ग्राफ पे बनाना होता है, ठीक है। तो पहले लिख लेती हूँ, ये है 1 2 3 और ये है 4। ऊपर को चले तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब सभी को पॉइंट्स देख के ग्राफ ड्रॉ करना आता है या नहीं आता, पहले तो ये बताओ। यस मैम। ठीक है, नो मैम। चलो सीखेंगे, कोई बात नहीं, इसको नहीं आता ना तो सीखेंगे। पहले 0 0 को रहने दो, अभी इन दोनों को नहीं देखते हैं, पहले देखते हैं 1 और 6 को। जब भी पॉइंट लिखे जाते हैं सबसे पहले x लिखा जाता है, फिर कॉमा लगाया जाता है, फिर y लिखा जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा अभी इन दोनों को मत देखो क्योंकि ये 0 वाले हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अभी x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 1 है, और जब x 1 था तो y कितना आ रहा था? 6 आ रहा था, तो मैंने इसको लिख दिया 1,6। अब इस पॉइंट को ग्राफ पर ढूंढो, ठीक है, इस पॉइंट को ग्राफ पर ढूंढो। कैसे ढूंढते हैं? तो x का 1 कहाँ है? x का 1 जो है वो यहाँ है। y का 6 कहाँ है? ढूंढो। x के 1 से ऊपर को जाएंगे और y का 6 यहाँ पर है, ठीक है, ये y का 6 है, यहां से आगे को आएंगे, जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिल गई वहां पर हमें हमारा पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। तो ये जो यहाँ पे आपको बिंदु दिख रहा है ये है आपका 1,6, ठीक है। लेकिन ऐसे लाइनें नहीं लगानी जैसे मैंने लगाई है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बिना लाइन लगाए ढूंढना होता है। कैसे ढूंढेंगे? तो x का 1 ये था, x के 1 से ऊपर चलते जाओ, चलते जाओ कहां तक? तो y के 6 तक, तो यहां पहुंच गए, ये 6 और ये इसके नीचे 1, तो ये पॉइंट हमने मिल गया। अगला पॉइंट है 2,4, ठीक है, तो उसको भी हमने ढूंढना है। तो इसका मतलब है 2 और 4 है, तो x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू जो है वो 4 है। तो x का 2 ढूंढो, x का 2 मुझे यहां पर मिल गया। इस x के 2 से ऊपर की तरफ को जाना है, कहां तक? तो y के 4 तक। तो चलते गए, यहाँ पे y का 4 मिला, यहां से ऊपर को गए तो यहां तक मतलब कि आना है। तो इस बिंदु पर जहां पे दोनों रेखाएं मिल गई, इस बिंदु पे हमारा पॉइंट आ जाएगा जिसका नाम है 2,4। ये आपको पॉइंट समझने आने चाहिए। अगर 2,4 लिखा है तो समझ जाओ कि x का 2 है और y का
4 है। वैसे ही अगला पॉइंट है 3,2, ठीक है, 3,2, तो x का 3 ढूंढो और y का 2 ढूंढो। x का 3 यहाँ पर है, x के 3 से हमने चलना है कहां तक, y के 2 तक, तो यहां से चलना शुरू करो, एक पहुंचे, ये पहुंच गए y के 2 पर, तो यहाँ पर इससे आगे को आओ, तो जहां पे भी ये रेखाएं मिलेंगी वहां पे हमारा पॉइंट बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं 3,2, मतलब x का 3 और y का 2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 0 0 वालों की। अभी तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही सलामत थे, मतलब दोनों थे, कुछ भी ऐसा मिसिंग नहीं था। पर अगर मैं आपके पहले पॉइंट की बात करूं, पहला पॉइंट है x4, यहाँ पे देखो x4 और y कितना है, तो y है 0। जब कभी भी आपको ऐसे पॉइंट देखने को मिलते हैं तो जो चीज 0 होती है उसको भूल जाया करो। किसकी वैल्यू 4 है, x की कि y की? x की है, X। नीचे ठीक है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू तो 0 है, तो फिर y अक्ष पर कुछ भी नहीं जाएगा, x के 4 को ही हम अपना बिंदु जो है वो मानेंगे। किसको बिंदु मानेंगे, तो x के 4 को अपना बिंदु मानेंगे। क्यों? क्योंकि भाई y तो 0 है, y 0 तो y को क्या करें, नहीं देखेंगे उसको। ठीक है, तो x के 4 पे हमारा पॉइंट जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट आया वो है 4,0, मतलब x का 4 और y का 0। अब बात करते हैं अगले वाले की, तो अगला पॉइंट है 0,8, मतलब इस बार क्या हुआ, x को 8 और y का 0। तो अब पॉइंट कहाँ आएगा, 8 पे, x को उल्टा 0 लिखा। और y को 8, x का 0 y का 8। हाँ, अब कहाँ पर आएगा, ऊपर की साइड y के 8 पर। ठीक है, क्योंकि x तो 0 है ना, उसको तो कर नहीं सकते, तो y के 8 पर, मतलब यहाँ पर। तो ऐसे करते करते हमने पॉइंट बनाए, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। पहले पॉइंट निकाले, फिर ग्राफ पे ढूंढ के उनको ऐसे बिंदु लगा दिए। बिंदु लगाने के बाद उन सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ना होता है, और उनको जब जोड़ोगे तो बिल्कुल एक जो है वो सीधी रेखा आनी चाहिए। अगर आपकी रेखा सीधी नहीं आ रही होगी तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ बनाओ, अभी तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाओगे तो उसकी जो भी रेखा आएगी वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। अगर सीधी नहीं आई तो मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो चलो अब इसको यहीं तक रखते हैं। आज हमने सीखा है कि कैसे कैसे पॉइंट्स निकालने हैं, कैसे कैसे ग्राफ पे रखने हैं, इससे जुड़े हुए कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना होता है, वो सब कुछ हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में डाउट है तो पूछ लो, क्लास में रुके रहो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।